हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो अर्थशास्त्र है उसका चैप्टर नंबर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, उसके सारे लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न में, जो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, व्यापार, उद्योग, बीमा, बैंकिंग, परिवहन एवं संचार आदि। और विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने इसका अलग अलग परिभाषा दिया है। तो चलिए जान लेते उसको भी। आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। उसके बाद एक और वैज्ञानिक है जो ब्राउन के अनुसार, तो ब्राउन के अनुसार हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, अर्थात अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। और भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जो सतत विकास क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। ब्रुंडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है। उसके बाद है, जो आर्थिक नियोजन क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, जो आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य विकास की दर को बढ़ाना, कृषि व उद्योग का आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर व सामाजिक न्याय है। योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अन्य देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जो मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। मानव विकास सूचकांक HD के 3 सूचक हैं। पहला जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा प्राप्ति, तीसरा जीवन स्तर। HDI तीनों सूचकांक का औसत होता है। पैमाने पर भी सभी देशों में HDI दर 0 से होती है। अगला क्वेश्चन है, जो 6 नंबर, जो आंतरिक संरचना पर प्रकाश डाले। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो आंतरिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से हैं जो देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, बैंकिंग, संचार, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। किसी देश का आर्थिक विकास आधारभूत ढांचा पर निर्भर करता है। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। इसका आंसर हो जाएगा, जो अर्थव्यवस्था की संरचना से तात्पर्य विभिन्न उत्पादन देशों में इसके विभाजन से है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार आदि। उन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। तो चलिए प्राथमिक क्षेत्र क्या है उसको हम जान लेते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पशुपालन, मछली पालन आदि व्यवसाय आते हैं।
दूसरा है जो द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। और तीसरा है जो तृतीयक क्षेत्र। तो इसमें हो जाएगा जो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं आती हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जो आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है। इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है। प्रोप्राइटर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि के बीच का संबंध है। प्रोप्राइटर मेयर एंड बोल्डविन के अनुसार इसके अनुसार हो जाएगा जो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अर्थात आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। इससे अर्थव्यवस्था के बीच में परिवर्तन होता है। इसके चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बदलती है तथा आर्थिक विकास के निर्धारक निरंतर बदलते रहते हैं। आर्थिक विकास एक आर्थिक वृद्धि में अंतर। सामान्यतः आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। श्रीमती उर्मिला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग अविकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जा सकता है। आर्थिक विकास से तात्पर्य राष्ट्रीय में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन क्षमता के विस्तार से होता है, जबकि आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। तीसरा क्वेश्चन है जो आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांक के द्वारा करें। तो आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक निम्नलिखित है। तो पहला है जो राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। दूसरा हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। तो आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तीसरा हो जाएगा जो मानव विकास सूचकांक। तो किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति तथा जीवन स्तर के द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात HDI 3 सूचकांकों का औसत है। पैमाने पर सभी देशों की HDI 0 से 1 होती है। विकसित देशों की सूचकांक दर ऊंची होती है जबकि अविकसित देशों की सूचकांक दर नीची होती है। चौथा है उपभोक्ता व्यय। तो उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास का सूचक मानते हुए अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विगत कुछ वर्षों में देश की ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर जो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है। तो पहला है तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके प्लस विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। दूसरा है जो आधारिक संरचना का अभाव। किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना आवश्यक है, लेकिन बिहार इस मामले में काफ़ी पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है। साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है। इस वजह से बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति कायम है। तीसरा हो जाएगा जो कृषि पर निर्भरता। तो बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है। 4 नंबर हो जाएगा जो बाढ़ तथा सूखा से क्षति।
तो बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है। हर साल बाढ़ का आना लगभग तय है। इससे जान माल की काफ़ी क्षति होती है। हाल ही के कोसी प्रलय इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी तरह सूखे की मार दक्षिणी बिहार को झेलना पड़ती है। इससे हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है 5 नंबर, जो औद्योगिक पिछड़ापन। किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास जरूरी होता है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थाएं सभी झारखंड चले गए। इस कारण बिहार में कार्यशील औद्योगिक इकाई की संख्या नगण्य रह गई है। 6 नंबर हो जाएगा जो गरीबी। तो बिहार में गरीबी का भार सर्वाधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। इसके चलते भी बिहार पिछड़ा है। उसके बाद हो जाएगा 7 नंबर, जो खराब विधि व्यवस्था। तो किसी भी देश या राज्य के लिए शांति तथा सुव्यवस्था जरूरी होती है, लेकिन बिहार में वर्षों से कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी। इसके चलते उद्योग और निवेश को प्रोत्साहन नहीं मिल सका। इस खराब विधि व्यवस्था के कारण बिहार एक पिछड़ा राज्य बन गया। उसके बाद 8 नंबर हो जाएगा जो कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। सारा प्रशासनिक तंत्र भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा है, जिसके कारण बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का जो अर्थशास्त्र है उसके चैप्टर नंबर 1 को हल कर लिए, और जल्द ही अगले वीडियो में अगली चैप्टर का सारा प्रश्न को हल करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।